अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्क भर में इंतखाबी शेड्यूल अगले मरहले में दाखिल हो गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई और अब अगले मरहले में इन कागजात के मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें सुनी जाएंगी, जो हाई कोर्ट के नामजद करदा जजेस सुनेंगे। तहरीक इंसाफ का दावा है कि उसके उम्मीदवारों की अक्सरियत के कागजात नामजदगी बोगस एतराज़ात की बिना पर मुस्तरद किए गए हैं। इमरान खान की कागजात नामजदगी लाहौर और मियाँ वाली के दोनों हलकों से मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि नायब चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी समेत साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, PTI पंजाब के कायम मकाम सदर हम्माद अजहर, सिंध के सदर हलीम आदिल शेख, खैबर पख्तूनख्वा के सदर अली अमीन गंडापुर, बलूचिस्तान के सदर कासिम सूरी के साथ साथ PTI दौर के तकरीबन तमाम वफाकी वज़रा और अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुख्तलिफ एतराज़ात की बिना पर मुस्तरद हो गए हैं, जबकि शेख रशीद अहमद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक के कागजात भी मुस्तरद हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए 7,473 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिनमें से 1,024 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए, जबकि 6,449 उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के उम्मीदवारों की अक्सरियत के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की अक्सरियत के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ ने हफ्ते की शाम ट्विटर पर लिखा कि इमरान खान समेत PTI के अहम रहनुमाओं के तकरीबन 90% कागजात नामजदगी मुस्तरद, जबकि दीगर जमातों के 100% कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन के पहले मरहले में ही आरोस, पुलिस, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ के लिए सहूलतकार का किरदार अदा किया है। ये इंतहाई शर्मनाक है कि किस तरह सिर्फ नवाज शरीफ की सहूलतकारी के लिए 25 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल खतरे में डाला जा रहा है। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलें दायर होना शुरू हो गई हैं। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 3 दिन तक अपील दायर कर सकते हैं। इन अपीलों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल 10 जनवरी को फैसले करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से बात करते हुए और आज सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा है कि अगर बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो लेंगे, लेकिन इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। हमारा एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। PTI को बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है। प्लान B और C हमारे पास है, जिससे पार्लियामान तक जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि आप इकदाम करें जिनसे हम इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल हो जाएं। जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग थे वो 500 के ज़्यादा, कोई 550 के करीब जो एप्लीकेशनें रिजेक्ट हो गई थी, उनमें से 380 PTI के रिजेक्ट हुए हैं, जबकि 28 PMLN के और 40 पीपल्स पार्टी के रिजेक्ट हुए हैं। तो ये तो वन साइडेड था। हमारा कोई इरादा नहीं है बॉयकॉट करने का। हर सूरत हम इलेक्शन करेंगे, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और हमें एक कवी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ट्रिब्यूनलों से हमें रेमेडी मिल जाएगी। हमारा किसी के साथ बशमूल किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम किसी सरबरा और या किसी इदारे के खिलाफ हमने कभी भी कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल किया कि हमारा उनके साथ झगड़ा। हमारा राइट है कि हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, उसकी हम उम्मीद करते हैं। हम सब से ये दरख्वास्त करते हैं शमूली सुप्रीम कोर्ट से कि आप इकदाम करें कि इस प्रोसेस में हम शामिल हो जाएं। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को इस प्रोसेस से निकालते हैं तो आप पाकिस्तान और जमहूरियत का बहुत सख्त नुकसान कर रहे हैं। जबकि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शरीक चेयरपर्सन मुनीज़ जहांगीर ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है, हमें हैरत हुई कि कलदम तंजीमों के उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो गए, जबकि वज़ीर आला रहने वाले के कागजात मुस्तरद हो गए। हैरत हुई कि कुछ कैंडिडेट्स के पेपर्स एक्सेप्ट कर लिए गए जिनका ताल्लुक जो था कलंदम तंजीमों से था, मगर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो एक सूबे के रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मगर उनकी नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट कर दिया। एट दिस पॉइंट देयर इज लिटिल एविडेंस टू शो दैट द अपकमिंग इलेक्शंस विल बी फ्री, फेयर और क्रेडिबल। क्या जो लोग वोट डालने जा रहे हैं उनको अपने पसंदीदा नुमाइंदों को वोट डालने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? वोटर का राइट भी डिनाई हो जाएगा। अगर एक वोटर खास शख्स को वोट डालना चाहता है और आप उनको फ्लिमजी ग्राउंड के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं तो वो भी डिनायल ऑफ पॉलिटिकल स्पेस है। अब दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से शफाफ इंतखाबात मांग रही है और इस हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने के लिए बाकायदा दरख्वास्त भी दायर कर चुकी है। लेकिन आज जब चीफ जस्टिस काजी फाइद ईसा ने इस हवाले से समाअत के लिए तहरीक इंसाफ के वकला को वक्फे के बाद पेश होने की हिदायत की, तो तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई पेश ही नहीं हुआ। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड देने के मामले पर समाअत के लिए आज PTI के वकील शुएब शाहीन चीफ जस्टिस काजी फाइद ईसा के सामने पेश हुए थे। चीफ जस्टिस ने शुएब शाहीन को वक्फे के बाद 11:30 बजे सुनने का कहा था, लेकिन वक्फे के बाद शुएब शाहीन अदालत में पेश नहीं हुए और केसेस मुकम्मल होने पर बेंच उठकर चला गया। इसके बाद शुएब शाहीन ने दावा किया कि हमारी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई है। रजिस्ट्रार ने दरख्वास्त
दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई है। आज या कल हमारी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। पीटीआई के वकला के इस तर्ज अमल पर सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स ने भी हैरत का इजहार किया है कि जब तहरीक इंसाफ को फौरी रिलीफ मिलने का इम्कान था और चीफ जस्टिस खुद समाअत के लिए तैयार थे तो उसी वक्त तहरीक इंसाफ के वकला गायब हो गए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 3 जनवरी को समाअत करेगा। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई को बल्ले का निशान, इंतखाबी निशान दिए जाने के मामले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील की समाअत डिवीजन बेंच से कराने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस एजाज खान कल दरख्वास्त की समाअत करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म दिया था और पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला भी बहाल करने का हुक्म दिया था। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले पर नजरसानी की अपील दायर कर दी है, जिसकी समाअत डिवीजन बेंच से कराने की दरख्वास्त भी की है। इसके अलावा इंतखाबात से ही जुड़े एक और अहम मामले की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाएगा या इलेक्शन एक्ट माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह कैसरानी केस में ताहयात नाअहली से मुताल्लिक नोटिस पर 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, जो कल मामले की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस ज़िया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। इस वक्त सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक। हसनात मलिक साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आज जो कुछ अदालत में हुआ उस पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा खुद तहरीक इंसाफ के वकला पर तनकीद हो रही है। कोर्ट रिपोर्टर्स भी लिख रहे हैं कि बड़ा अच्छा मौका था। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा जैसे काजी फाइसा पर तनकीद तो करते हैं, मगर आपको लग रहा है कि आखिरी उम्मीद भी सुप्रीम कोर्ट ही है और अब तक सुप्रीम कोर्ट का रवैया ऐसा है कि उस पर तहरीक इंसाफ तनकीद करे जब से काजी फाइसा साहब आए? जी शाज़ेब, ये हम देख रहे हैं कि पीटीआई का 6 साल से एक ही तरीक़ाकार है कि अदालतों में पटिशन डाली जाए हर मामले में और फिर सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो प्रेशर डाला जाए। और ये हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी जस्टिस काजी फाइसा से इलेक्शन की 8 फरवरी की डेट पीटीआई ने खुद कहा कि जी ठीक है, और जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है वो डेट फाइनल करवाई और फैसिलिटेट किया इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान को। इसके अलावा अगर आप देखें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इलेक्शन कमीशन को बाकायदा ग्रिल किया गया। तीसरा, जब इलेक्शन डिले हो रहा था लाहौर हाई कोर्ट में, जिस तरीके से आरओज़ की अपॉइंटमेंट का जो नोटिफिकेशन था एट द 11th आवर सस्पेंड किया, उसको मामले को जब मामला देखा जस्टिस काजी फाइसा ने, तो हम देखते हैं कि एक तरफ जब जस्टिस काजी फाइसा से रिलीफ मिलता है उस वक्त खामोशी हो जाती है, कहीं से उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब कोई भी बात होती है और जो है वो निशाना जो है वो जस्टिस काजी फाइसा होते हैं, और ये थ्रू आउट जब से वो ओहदे पे आए हैं उस दिन से जो है वो पीटीआई का यही खासा रहा है और उसका उनको नुकसान मेरा ख्याल है होगा और हो रहा है कि जिस तरीके से वो ये जजेस को ऑफेंड करते हैं। और यही मामला आप देख रहे हैं हम दूसरी तरफ भी चल रहा है, जब कोई लेवल प्लेइंग फील्ड या साइफर में बेल दी गई है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को, तो हम देख रहे हैं कि कुछ जजेस के हवाले से बड़ी कंपेन चल रही है, कुछ जो है वो पीडीएम की जमातों के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से जो है वो बयानात आ रहे हैं, कुछ जजेस की फैमिली की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है जो सिर्फ रियासती इदारों के पास है वो सोशल मीडिया पे शेयर की गई है। और जजेस के अंदर भी बड़ा इस वक्त इस हवाले से एक तजब्जुब है और ये एक है कि ये किस तरीके से चीज़ें शेयर हो रही हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि दबाव जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से है और जुडिशरी पे बड़ा इम्तिहान है कि इन हालात में किस तरह चला जाए। क्या कोई एक असूल मुरतब हो जिसमें जो है वो उस असूल के तहत जो है वो जो भी पार्टी है उसको अगर रिलीफ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता नहीं मिले। क्योंकि हमने माजी में देखा 2018 में तो एक जो सुप्रीम कोर्ट थी जब साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने जो है वो उनका एक लिहाज़ान था, सेम पेज पे थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और पूरा इलेक्शन जो रिग किया और जिस तरीके से नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले जेल भेजा उसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल रहा। अब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट एक मामले में है, कुछ जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो समझते हैं कि हम कम अज़ कम वो काम ना करें जिस तरह साकिब निसार और उनके जो दोस्त जजेस को पे तनकीद होती है हम पे वो ना हो, और हम जो है ये बात जो इश्यूज़ हैं मेन उन जो रियल इश्यूज़ हैं उन पे लोगों को जो है वो कम अज़ कम उनकी दादरसी करें।
और जहाँ तक पीटीआई की कुछ मामलात हैं, जेन्युइन इश्यूज हैं, वो भी हों। लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि जो 9 मई के हवाले से रियासत की भी एक पोजीशन है, एक इमरान खान की बड़ी सीरियस पोजीशन उनका है कि जी लंदन प्लान कैसा है, तो इसमें अदालतें किस हद तक जाएंगी, कहाँ तक जाएंगी, ये अब पीटीआई को भी देखना होगा कि वो अपने तर्ज अमल को, तर्ज सियासत को तब्दील करे, और वो उस तरफ नहीं कर रहे। एक ही तरीक़ाकार है, जो भी है वो ट्रोलिंग करें जजेस पे, और वो तरीक़ाकार माजी में तो उनको फ़ायदा रहा है, इस वक्त जो है वो जजेस अपने ही ज़ात के लिए वो कर रहे हैं कि सिर्फ ये ना हो कि हिस्ट्री में हमें कहा जाए कि जी जिस तरह साकिब निसार और दूसरे जजेस ने रिक किया, हम भी उस मामले हमें भी लोग उस तरह याद ना करें। अदरवाइज़ जो तर्ज अमल है पीटीआई का वो बिल्कुल गैर ज़िम्मेदाराना है, और उसका उनको मेरा ख्याल है कि हम देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है तो उनको सिविल सोसाइटी मीडिया से कोई सपोर्ट उस तरह नहीं मिल रही। इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि कहीं भी वो उनको पीटीआई को कहीं राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई ऐसी नहीं आती स्टेटमेंट जिसमें उनको हम कहें कि जी जो कुछ वो उनकी बात है कि जी हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, उसमें कोई इंडोर्समेंट मिले। बाकी बातें ये हैं कि जो मेरा ख्याल है कि रियासती इदारों को भी 9 मई के हवाले से अगर केसेस बनाने थे, अगर कोई तो जेन्युइन केस बनाने थे और बताना था लोगों के सामने कि जिस तरीके से जो चीज़ें हैं, अब अगर आपने केस कमज़ोर बनाए हैं और उन लोगों को शामिल तफ्तीश या किसी जगह एक्यूज़ नहीं किया, तो अब नॉमिनेशन पेपर कैसे वो रिजेक्ट हो सकते हैं। ज़्यादातर नॉमिनेशन पेपर अगर ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हम देखेंगे कि जब एपलेट फोरम पे आएंगे ट्रिब्यूनल में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में अपील आएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगी, तो ये लोग ज़्यादातर जो है वो क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी कि एक आपका ख्याल है कि अदालत से, अगर ज़ाहिर आखिरी उम्मीद अब तहरीक इंसाफ की अदालत ही है, अदालत के खिलाफ ट्रोलिंग भी करते हैं मगर साथ में अदालत से एक्सपेक्ट भी करते हैं, आपके ख्याल में जो ड्यू रिलीफ बनेगा वो मिलेगा और मिल जाएगा इस आखिरी उम्मीद से इलेक्शन के लिए? देखें, एक तो शादिब साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसा 2 हफ्ते की छुट्टियों पे थे, छुट्टियों से पहले एक अपना उनका तरीक़ाकार था। हमने छुट्टी पे जब वो गए तो सुप्रीम को एक्टिंग चीफ जस्टिस सरदार तारिक उन्होंने 2 मैटर उठाया जिससे पीटीआई को फ़ायदा हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स आए साफर केस में और लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के हवाले से बातें हुई, तो हमने देखा हाई कोर्ट में भी उसका असर हुआ और पीटीआई को उसका बड़ा एडवांटेज हुआ। जितने भी लोग थे उन्हें नॉमिनेशन पेपर जमा कराए। अब चीफ जस्टिस काजी फैसा हैं, उन्होंने केस अब कल और परसों पता चलेगा कि क्या उनका है, किस तरफ वो इन चीज़ों को लेके जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, उनको भी अंदाज़ा है कि 10 महीने बाद वो भी रिटायर हो जाएंगे। वो भी समझते हैं कि जो भी काम हो हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि जो साकिब निसार और उन पे इल्ज़ाम लगता है कि वो एक पार्टीजन हो गए थे और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए थे और चीज़ें हुई। तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसा और उनके साथ जो उनके हम कह सकते हैं कि जो उनके हमख्याल जजेस हैं, वो उस तरह हमख्याल नहीं है जिस तरह उमर अता बंदयाल साहब के साथ जजेस हमख्याल थे कि जो वो उमर अता बंदयाल करते थे तो उनके जो फेलो जजेस वो मान लेते थे। यहाँ बड़े हर एक इंडिपेंडेंट जज है, उनकी अपनी ओपिनियन है। जिस तरह जैसे अतर मिनल्ला साहब हैं, उनकी अपनी एक ओपिनियन है, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे सरदार तारिक। तो ये जस्टिस काजी फैसा के लिए भी ये मौजूदा हालात, मौजूदा बड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरह चीज़ों को लेके जाएंगे। और जिन जजेस की आप बात कर रहे हैं, बाजी में हमने देखा है कि जजेस जो हैं वो रिएक्ट करते नज़र आते थे, चाहे वो मीडिया पर तनकीद हो या सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो। अब जैसे काजी फैसा ने बहुत मुश्किल टाइम देखा है तहरीक इंसाफ के वक्त में, जैसे अतर मिनल्ला ने खुद को साबित किया है कि आप उनके खिलाफ कोई भी बात करें, जो फैसला उन्हें देना होता था वो देते थे। नून लीग उस ज़माने में खुश होती थी, आज उन पर तनकीद कर रही है। तो इन दोनों जमातों को पता होना चाहिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस मौजूद हैं, ये ट्रोलिंग से, तनकीद से फ़र्क पड़ेगा नहीं। जो फेयर मामला होगा उस पर रिलीफ मिल जाएगा, जो रिलीफ नहीं मिलना होगा वो नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, ये बात तो है कि लेकिन एक बात है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा की क्या अप्रोच होगी, ये अब अगले 4-5 दिन में आपको पता चल जाएगा। माजी के जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस हैं उन मामलात में तो वो बड़े टची हैं, लेकिन 9 मई के हवाले से उनकी जो हमने देखते हैं कि उन्होंने फैज़ाबाद धरना की जजमेंट में हवाला दिया कि अगर उस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन होती तो 9 मई जैसा वाक़या ना होता। तो वो इससे अंदाज़ा होता है कि वो कितना 9 मई के मामले को संजीदा लेते हैं और इस हवाले से। लेकिन मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा जो हैं वो जो बज़ाहिर जो जिस तरीके से उन्होंने केसेस लगाए हैं, ये अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 1 हफ्ते में कि क्या वो किस तरह इलेक्शन जो है वो जो इस वक्त
सूरत हाल है, जो पीटीआई के कंसर्न है, क्या वो इनको एंडोर्स करेंगे या वो समझेंगे कि नहीं इनमें कोई जान नहीं है। ये सारी चीज़ें अब एक हफ्ते में जो वो किसी क्लियर हो जाएंगी। इस वक्त कहना कबल वक्त इस नहीं होगा कि चीफ जस्टिस जो हैं उनका क्योंकि वो 2 हफ्ते छुट्टियों पे थे, उनके हवाले से कि उनकी क्या अप्रोच है ये अब अगले 3-4 दिनों में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया असद मलिक की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान इस वक्त एक गैर यकीनी की कैफियत से गुजर रहा है। सियासी और मुआशी दोनों फ्रंट्स पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है और मुल्क में इस्तेहकाम के लिए सबकी उम्मीदें अगले इलेक्शन और उसके ज़रिए एक मुंतखब हुकूमत से जुड़ी हुई हैं जो अवामी मैंडेट के साथ आकर अवाम को इस गैर यकीनी की कैफियत से बाहर निकाल सके। लेकिन इलेक्शन का अमल शुरू होने से पहले ही अगले इंतखाबात मुतनाज़ होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन कराने के चैलेंज का सामना है, तो वहीं उसे इस इम्तिहान का भी सामना है कि वो इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक सियासी जमातों के खदशात सुने और उनका हल निकाले। मगर हाल ही में जब अदालत उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शन से मुतालिक तहरीक इंसाफ के हक में कुछ फैसले दिए, तो नून लीग और उसकी इत्तेहादी जमात JUIF ने अदलिया पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाकर जजिस के कंडक्ट पर सवालात उठाना शुरू कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर सवालात उठाना शुरू कर दिए, जस्टिस अतहर मिन अल्लाह पर सवालात उठाना शुरू कर दिए, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर सवालात उठाना शुरू कर दिए। लेकिन शायद नून लीग ये भूल गई है कि ये वही जजेस हैं जो तहरीक इंसाफ के दौर के हाइब्रिड रजीम में जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के शदीद दबाव के बावजूद नून लीग को रिलीफ फराम करते रहे और इन्हीं रिलीफ के फैसलों को नून लीग अपने खिलाफ सियासी इंतकाम के बयानिए के हक में इस्तेमाल करती रही है। इसलिए अब इस सवाल ने अहमियत इख्तियार कर ली है कि नून लीग समेत दीगर सियासी जमातों को अदलिया में आज़ाद जजेस चाहिए या उन्हें जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस उमरता बंदियाल जैसे जजेस चाहिए जिनके दौर में सियासी इंजीनियरिंग की मिसालें कायम हुई। और क्या नून लीग समेत दीगर सियासी जमातों ने यह फैसला कर लिया है कि वो कुछ आज़ाद जहन रखने वाले जजेस के साथ मनपसंद फैसले ना देने की बुनियाद पर वही रवैया अख्तियार करेगी जो तहरीक इंसाफ ने माजी में इन जजेस के साथ किया था? क्योंकि इस वक्त नून लीग को पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से शिकायत हैं और नून लीग का दावा है कि अदालतों से ऐसे फैसले आ रहे हैं जिनसे तहरीक इंसाफ की तरफदारी की बू आ रही है। और गुज़िश्ता हफ्ते नून लीग के रहनुमा तारड़ ने नाम लिए बगैर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिन अल्लाह, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस कामरान हयात को तनकीद का निशाना बनाया और बाकायदा अदलिया पर PTI की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा दिया। पिछले चंद हफ्तों में जो एक लाडलाइज्म की नई मिसालें कायम की गई हैं और एक मुजरिम को आउट ऑफ द वे रिलीफ देने की जो कोशिशें की जा रही हैं, अदालतों में बैठे उसके सहूलतकार ये तय कर चुके हैं कि किसी भी केस में उसको सजा नहीं होने देनी। जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया और मासूम का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो ये उसी चीज का तसलसल है कि जिसमें पहले गुड टू सी यू कहा जाता था और अब मासूम कहा जा रहा है। ये पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मगर नून लीग शायद भूल गई है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब वही जज हैं जिन्होंने हाल ही में नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस की सजाएं ख़त्म कर दी थी और नून लीग को बहुत बड़ा रिलीफ फराहम किया था। और उस वक्त तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस 2 रुकनी बेंच यानी जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर नून लीग की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा रही थी। सिर्फ यही नहीं, 2021 में जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशा खाना के तहाइफ की तफसीलात अवाम के सामने लाने के लिए एक कानूनी पोजीशन ली थी और अहम रिमार्क्स दिए थे, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बेचे गए तोशा खाना तहाइफ की तफसीलात छुपाने के लिए उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने की कोशिश की थी। 2021 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत तोशा खाना के तहाइफ की तफसीलात अवाम के सामने लाने से हिचकिचा रही थी, तो 11 अक्टूबर 2021 को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि अगर कोई दिफाई तोहफा हो तो बेशक ना बताएं, लेकिन हर तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों है? किसी मुल्क ने हार्ड तोहफे में दिया है तो इसकी तफसीलात अवाम के सामने रखने में क्या हर्ज है? हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है? हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ उनके नहीं बल्कि अवाम के हैं। कोई अवामी ओहदा ना हो तो क्या ओहदों पर बैठे अफराद को तहाइफ मिलेंगे? जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने मजीद कहा था कि किस मुल्क ने कितनी मोहब्बत से क्या तोहफा दिया, ये अवाम को बताने से ताल्लुकात कैसे ख़राब हो जाएंगे? बाद में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह सवालात भी उठाए कि हुकूमत इन तहाइफ को म्यूजियम में क्यों नहीं रखती और इस केस की समाअत चल ही रही थी तो तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 21 अक्टूबर 2021 को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सवात में आबाई घर को ही खरीदने और फिर उसे एक म्यूजियम में बदलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी जज को बाकायदा इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया और बाद में जब इस नोटिफिकेशन पर तनकीद हुई तो ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। इसके अलावा उनके खिलाफ भरपूर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाया गया और अब नून लीग उसी जज पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी कर रहे हैं। इसी तरह जब 2018 में नून लीग के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ अरूज पर थी और नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा हो चुकी थी और वो जेल में थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज
जस्टिस अतर मिनल्ला ने सितंबर 2018 में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ा मौतली का फैसला दे दिया। और इत्तेफाक की बात यह है कि जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ जो दूसरे जज उस बेंच का हिस्सा थे वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे। और दोनों जजेस ने अपने फैसले में यह करार दिया था कि हमारी बादियों नज़र में ये राय है कि एहतसाब अदालत के फैसले में मौजूद वाज़ेह खामियों और कमज़ोरियों के बाइस मुल्ज़िमान को दी गई सज़ा और जुर्म ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकेंगे। उस वक्त तहरीक इंसाफ को यह फैसला पसंद नहीं आया और नून लीग ने फिर इस फैसले का सहारा लेकर अपने खिलाफ सियासी इंतकाम का बयानिया बनाया। और बाद में भी इसी फैसले की वजह से नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ाएं कलअदम हुई। मगर आज वो फैसला देने वाले दोनों जजेस यानी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले नून लीग को पसंद नहीं आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ उन फैसलों को अपनी बेगुनाही के सबूत के तौर पर पेश कर रही है और नून लीग जजेस पर बाकायदा जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रही है। अहम बात यह है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत का फैसला दिया था और नैब ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था तो जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने नैब की अपील तो मुस्तरद कर दी थी, लेकिन जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले पर तनकीद की थी और लिखा कि यह तयशुदा कानूनी उसूल है कि जमानत या सजा मौतली की दरख्वास्त का फैसला करते हुए केस के मेरिट्स पर तबसरा नहीं करना चाहिए। यानी नून लीग के हक में एक फैसला देने की वजह से जस्टिस अतर मिनल्ला को न सिर्फ तहरीक इंसाफ की तनकीद का सामना करना पड़ा बल्कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे रहे थे। मगर आज नून लीग उसी जस्टिस अतर मिनल्ला पर तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा रही है। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब मुखालफीन और नाकदीन को निशाना बनाने के लिए पीका ऑर्डिनेंस जैसे कानून को मजीद सख्त कर दिया और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से उसका ऑर्डिनेंस भी जारी करवा लिया तो इस कानून के खिलाफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वाज़ेह पोजीशन ले ली थी और पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से संजीदा कानूनी सवालात उठाए थे। हतक इज्जत और आज़ादी इज़हार राय के मामले पर अहम रिमार्क्स और वाज़ेह ऑब्जर्वेशंस दी थी, जिसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने एक तौहीन आमेज प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई गई। नामुनासिब ट्रेंड्स चलाने के अलावा उन पर ज़ाती हमले और तज़हीक भी की जाती रही। इसके अलावा उस वक्त फवाद चौधरी बराह रास्त उन पर तनकीद करते रहे, मगर जैसे अतर मिनल्ला अपने फैसले पर कायम रहे और कलअदम करार दिया उन तरामीम को जो इंसानी हुकूक के खिलाफ की गई थी। नून लीग उस वक्त खुश थी, पूरी अपोजिशन खुश थी, तहरीक इंसाफ ना खुश थी। और आज जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने इमरान खान को साइफर केस में ज़मानत देने के हवाले से कुछ रिमार्क्स दिए और वाज़ेह किया कि इमरान खान पर जुर्म साबित नहीं हुआ, इसलिए उस वक्त तक वो मासूम है और कानून भी यही कहता है कि जब तक मुल्जिम पर जुर्म साबित ना हो तो वो मासूम तस्वुर किया जाता है। तो तहरीक इंसाफ ने इसे अपनी जीत करार दिया, लेकिन नून लीग ने इन रिमार्क्स पर जस्टिस अतर मिनल्ला पर सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। आज़ाद जजेस की अदालत में मौजूदगी कितनी ज़रूरी है, इसकी एक मिसाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जस्टिस बाबर सत्तार का नाम आया तो तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा नदीम अफजल चंद के मुताबिक इमरान खान ने एक इजलास के दौरान अली मोहम्मद खान को हिदायत की कि बाबर सत्तार को जज नहीं बनने देना है, जिस पर नदीम अफजल चंद समेत वहाँ मौजूद रहनुमा ने कहा कि बाबर सत्तार बहुत अच्छे और उसूल पसंद इंसान है। तो इमरान खान ने फिर भी इनकार किया और कहा कि वो मेरे खिलाफ बोलता भी है और लिखता भी है, किसी सूरत उसे जज नहीं बनने देना है। फिर 22 दिसंबर 2020 को जजेस की तैनाती करने वाली पार्लिमानी कमेटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के नामों की मंजूरी दी, मगर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अली मोहम्मद खान ने जस्टिस बाबर सत्तार की तैनाती की मुखालफत की थी। मगर जब से तहरीक इंसाफ हुकूमत से बाहर आई है और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुश्किलात का सामना हुआ तो उन्हें जस्टिस बाबर सत्तार ही की अदालत से मुसलसल रिलीफ मिल रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ 3 MPO के न सिर्फ ऑर्डर्स कलअदम करार दिए बल्कि ऐसे ऑर्डर जारी करने वाले डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू की। इसी तरह जस्टिस बाबर सत्तार ही बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से उन्होंने अहम रिमार्क्स और हिदायत जारी की हैं, इदारों के कंडक्ट पर सवालात उठाए हैं। सिर्फ यही नहीं, माजी में तहरीक इंसाफ ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा किया और मुहिम चलाई, उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा और फैज़ाबाद धरना केस का फैसला देने पर उन्हें बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। और आज इमरान खान भी अपनी गलती तस्लीम करते हैं कि यह सब उन्होंने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के डिक्टेशन पर किया और सदर आरिफ अलवी भी आज अपनी गलती तस्लीम कर चुके हैं। और अब वही जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन नून लीग उनकी मौजूदगी में अदलिया पर यह इल्ज़ाम लगा रही है कि उसके जजेस तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी कर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान ने खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर तनकीद की और इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर भी संगीन सवालात उठाए। मगर अहम बात यह है कि नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत के आखिरी दिनों में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पार्लियामेंट में होने वाली आईनी कन्वेंशन की तकरीब में शिरकत की थी और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के अरकान को यह पैगाम दिया था कि कल शायद इन्हीं लोगों के केस आएंगे, उनके खिलाफ फैसले होंगे और शायद ये मेरे खिलाफ भी बातें करेंगे। आपसे मैंने आने से पहले पूछा था
कि यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं आइन की बातें होंगी सिर्फ मगर बहुत सारी सियासी बातें हो गई और मैं खैर इनका फ्रीडम राइट है, वो भी यही आइन देता है, तो मैं इनको कुछ नहीं कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। शायद कल इन्हीं लोगों का केस आएंगे और शायद उनके खिलाफ फैसले होंगे और शायद वो मेरे खिलाफ ये बातें करें। कल तक ये सारी सियासी जमातें हैं जैसे कादी फ़ाइसा की तकरीर पर तालियां बजा रही थीं, लेकिन जब आज तहरीक इंसाफ के हक़ में फैसले आ रहे हैं तो जैसे कादी फ़ाइसा समेत मुख्तलिफ जजेस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मगर सियासी जमातों को ये समझ नहीं आ रही है कि वो जजेस जिन्होंने कल आपके ख़िलाफ़ कोई दबाव कबूल नहीं किया था तो आज किसी और के ख़िलाफ़ आपकी तरफ से दबाव क्यों कबूल करेंगे, और जब आज ऐसा नहीं करेंगे तो कल आपके ख़िलाफ़ भी ऐसा नहीं करेंगे। वरना जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस जावेद इकबाल जैसे जजेस तो सब जमातों ने देख ही लिए हैं, जो हवाओं के रुख के साथ अपने फ़ैसलों का रुख बदल देते हैं। आगे क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। ये सूरत हाल जा किस तरफ रही है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी सलीम साफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया मशवरा बयान करने के लिए। साफ़ी साहब, ज़ाहिर है इतने रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, मामला अदालत में जाएगा, मुमकिन यही नज़र आता है कि अदालत की तरफ से रिलीफ मिलेगा जैसे बल्ले के निशान के हवाले से मिला है। तो ये सूरत हाल एग्जैक्टली एक स्मूथ 8 फरवरी के इलेक्शन की तरफ जा रही है या अदलिया और इदारों के दरमियान तसादुम की तरफ जा रही है? नहीं, अगरचे तनाव है और अदलिया के कुछ फैसलों पे इस्टेब्लिशमेंट खुश भी नहीं है, मौजूदा हुकूमत भी उस पर खुश नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के टेंशन के तसादुम की तरफ नहीं जाएगा मामला, और इलेक्शन ही की तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन में अब कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, मगर जब इलेक्शन की तरफ जाएगा तसादुम भी नहीं होगा, फिर तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा, यानी फिर तहरीक इंसाफ आपको बाकायदा मुकाबले में नज़र आ रही है कि उनके और जो की रहनुमाएं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए वो भी मुकाबले में नज़र आ रहे हैं? नहीं, तहरीक इंसाफ की बार सूरत वो पोजीशन होगी जो 2018 में मुस्लिम लीग नून की थी, और तहरीक इंसाफ के साथ मकाफात अमल के उसूलों के तहत वही होगा जो तहरीक मुस्लिम लीग नून के साथ 2018 में हुआ था। जहाँ तक सिंबल का ताल्लुक है या बल्ले के निशान का ताल्लुक है, तो वो फैसला भी अभी हतमी नहीं है, और आगे अब देखना है कि मज़ीद पेशावर हाई कोर्ट उसके साथ क्या करती है, और फिर अदालत उज़्मा में भी वो हतमी तौर पर आएगा तो अदालत उज़्मा उससे मुतालिक क्या फ़ैसला करती है। जहाँ तक कागजात के रिजेक्शन का ताल्लुक है, तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जाहिर बात है कि कानून से फरार इख्तियार करने वालों को तो आप कानून साज असम्बली का मेंबर बनने का हक़ नहीं दे सकते। तो अगर वो मैदान में होते और उनके कागजात मुस्तरद होते तो फिर ये वाकई हम समझते कि ये ज़्यादती हो रही है। यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद होगी जिन्हें आगे अदालत से भी रिलीफ नहीं मिलेगा और वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे होंगे, जिसमें बड़े प्रोमिनेंट रहनुमा भी हो सकते हैं? मेरे ख्याल में जो मफरूर लोग हैं, मफरूर लोगों को बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो ये मेरे ख्याल में ख़ुद कानून के साथ एक मजाक इसलिए होगा क्योंकि इन लोगों ने आगे जाके मुल्क के लिए कानून बनाना होता है, और मफरूर वो होता है कि जो कानून के सामने अपने आप को पेश नहीं करना चाहता। अब अगर उन लोगों को इन अदालतों पे एतमाद होता तो फिर वो चुपने की बजाय और मफरूर की बजाय आके अपने आप को अदालतों में सरेंडर कर लेते। अच्छा, मगर जो फिर एक अगर ये लीडिंग रहनुमा ना भी हों, हालांकि जो इलेक्शन के मामलात हैं उसमें अगर कानून उनको इजाज़त देता है तो इलेक्शन उन्हें लड़ना चाहिए, अगर ये ना भी हो तो ये जो कॉन्फिडेंस है कि अगर बल्ले का निशान हुआ तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा को ज़ाहिर है आप और ज़्यादा करीब से जानते हैं कि बड़ा फेयर चांस है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन ही जीत जाए, और ये जो 2018 में नून लीग की सूरत हाल थी उसके मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग सूरत हाल में सामने आया है। मेरे ख्याल में अब भी एक तो ये कि शहरों के और देहात में और तरजीहात में लोगों के, और दूसरा ये भी है कि ज़्यादातर हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया से, और सोशल मीडिया पे अब भी पीटीआई का कंट्रोल है। मसलन कल मैं बलूचिस्तान के एक दोस्त से जो ख़ुद इलेक्शन लड़ रहा है, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे हल्के में तो इस चीज़ का कोई तस्करा ही नहीं है कि इमरान खान है या नवाज शरीफ है या कौन है कौन नहीं है, क्योंकि उनके मसाइल कुछ अलग हैं। और पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि हुकूमतें गिरती तो शहरों से
से हैं, लेकिन वो बनती देहात से हैं। तो अगर बल्ले का निशान भी मिले, उसके बावजूद भी मैं नहीं समझता कि पीटीआई अपनी ये जो सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी है या यंगस्टर में कुछ उसकी पजीराई है इमरान खान की ज़ात की हद तक, उसको वोट की ताकत में बदल देगी। क्योंकि अपनी पॉपुलैरिटी किसी लीडर की, उसको वोट की ताकत में बदलने के लिए सेकंड टियर का या इलेक्टेबल्स का बुनियादी किरदार होता है। और इलेक्टेबल जितने भी हैं वो पीटीआई को छोड़ चुके हैं, और ज़्यादातर लोग इस वक्त जो पीटीआई जिनके हाथ में है वो कला हैं, और ऐसे वो कला हैं जो आज से 1 साल कबल तक पीटीआई के ज़िली ओहदेदार भी नहीं थे। अच्छा, मगर इस सारी सूरत हाल में फिर मौलाना फजलुर रहमान क्यों ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें वाज़े नज़र आ रहा है कि उनका कोई चांस नहीं है, इसलिए क्योंकि वो तो बड़े नाराज़ है चीफ जस्टिस से भी, इलेक्शन कमीशन से भी, कि भाई कैसे आपने 8 फरवरी की तारीख दे दी? नहीं, मौलाना फजलुर रहमान, एक तो ये है कि 2018 और 2013 दोनों के बारे में, इलेक्शन के बारे में उनके एतराज़ात थे, और ये तो हर किसी को पता था कि 2018 के इलेक्शन में किस भयानक तरीके से नवाज शरीफ को अंदर किया गया, उसके साथ बेटी को अंदर किया गया। आपको याद होगा कि हनीफ अब्बासी को रात गए बिल्कुल एक नाजायज़ मुकदमे में सज़ा सुनाई गई। तो 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी धांधली कराई गई, ANP के साथ भी कराई गई, MQM के साथ भी कराई गई, मुस्लिम लीग नून के साथ भी कराई गई, और पीपल्स पार्टी के साथ भी कराई गई, और जमात इस्लामी के साथ भी कराई गई। लेकिन अब के बार मौलाना फजलुर रहमान ये समझते हैं, क्योंकि देखिए नवाज शरीफ ने ना तो GHQ पे हमला किया था, ना तो उन्होंने लोगों को फौज के खिलाफ और गलाया था, ना उकसाया था, और ना आर्मी चीफ को उन्होंने, नवाज शरीफ ने सिर्फ ये किया था कि 2 चीज़ों में उन्होंने फिर भी फरमानबरदारी कर दी। उन्होंने परवेज़ रशीद को वजारत से हटा दिया, उन्होंने मुशाहिदुल्लाह को वजारत से हटा लिया, लेकिन सिर्फ एक ट्वीट वापस लेने के जुर्म में नवाज शरीफ को इतनी बड़ी सज़ा दे दी गई। और ये सब कुछ मौलाना फजलुर रहमान वगैरह इस मामले में नवाज शरीफ के साथ थे। लेकिन अब के बार वो ये समझते हैं कि अगर GHQ पे हमला करने वालों, कोर कमांडर हाउस जलाने वालों, रेडियो पाकिस्तान को जलाने वालों को अगर एक जगह से रिलीफ मिलती है, तो जाहिर ही बात है कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोगों का गुस्सा क्या है। दूसरी तरफ तो वो उनका सिक्योरिटी का मसला है, और मौलाना फजलुर रहमान को भी बार बार इदारों की तरफ से थ्रेट अलर्ट्स जारी किए जाते हैं, और मेरी मालूमात के मुताबिक भी दाइश की जो हिट लिस्ट है उसमें वो टॉप के लोगों में शामिल हैं। बहुत शुक्रिया साहिब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, मईशत के हवाले से बड़ी अहम खबरें सामने आ रही हैं, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। आज स्टॉक मार्केट में एक और तेजी का दिन रहा, और हनर इंडेक्स ने आज तारीख का दूसरा तेज तरीन दिन देखा। पहले 3 माह में स्टॉक मार्केट 43,000 के इंडेक्स से 60% इजाफे के बाद 67,000 पॉइंट्स पर पहुंची। 3 माह तक मुसलसल बढ़ती रही। फिर स्टॉक मार्केट में लेवरेज बहुत बढ़ने लगा और 40 अरब रुपए की सतह पर पहुंच गया। 30% की शरह सूद तक जाकर लोग लेवरेज बाइंग करते रहे, और फिर 67,000 पॉइंट्स की सतह पर दिसंबर के फ्यूचर्स की क्लोजिंग करीब आने लगी, और मार्केट में सेलिंग आई, और इतनी आई कि मार्केट 67,000 पॉइंट से गिरकर 59,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गई, और फिर मार्केट ने रिकॉर्ड मंदी देखी। मगर फिर लेवरेज सेलिंग के बाद स्टॉक मार्केट मुसलसल बढ़ रही है, और आज हर इंडेक्स ने नए साल के पहले ही दिन अपनी तारीख की दूसरी बड़ी तेजी देखी है, और मार्केट 2,211 पॉइंट्स इजाफे के साथ 64,661 पॉइंट्स पर बंद हुई है। गुज़िश्ता बरसों में मुसलसल गिरावट के बाद 2023 स्टॉक मार्केट के लिए शानदार रहा, और पूरे साल में हनर इंडेक्स में 55% का इजाफा देखा गया, जो 2009 में 60% इजाफे के बाद 13 साल बाद इतना बड़ा इजाफा है। जबकि 2023 में इस खित्ते में सबसे ज़्यादा इजाफा पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में हुआ है। श्रीलंका के स्टॉक एक्सचेंज में 25%, इंडिया के सेंसेक्स इंडेक्स में 18%, और बांग्लादेश की स्टॉक मार्केट में 2023 में 1% का इजाफा देखा गया। मगर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेपनाह गिरावट की वजह से 2023 में मार्केट कैपिटलाइजेशन रुपए में तो 39% इजाफे के साथ 6,501 अरब रुपए से बढ़कर 9,063 अरब रुपए पर पहुंच गई। मगर डॉलर में 29 अरब डॉलर से 12% बढ़कर 32 अरब डॉलर्स हो गई है। ये वही स्टॉक मार्केट है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2017 में 100 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी, मगर उसके बाद रुपया भी गिरता गया और मार्केट का इंडेक्स भी गिरता रहा। अब मार्केट ने इंडेक्स पॉइंट्स में तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, मगर डॉलर्स में अब भी इसका साइज
2017 के मुकाबले में 1/3 है। मगर 2023 में सिर्फ स्टॉक मार्केट ने ही रैली नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स ने भी रैली किया, क्योंकि IMF प्रोग्राम की गैर यकीनी की वजह से पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा बढ़ गया था और पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स डिफॉल्ट लेवल पर जाकर ट्रेड हो रहे थे। मगर फिर डिफॉल्ट का खतरा टला और पाकिस्तान के 2023 से 2025 तक के बॉन्ड्स में 76% तक का इजाफा देखा गया। अब 11 जनवरी को IMF का बोर्ड पाकिस्तान को किस्त फराहम करने के हवाले से फैसला करेगा। स्टाफ लेवल मुआहिदा पहले ही हो चुका है और दिसंबर के महीने में इस माली साल के पहले हाफ में FBR ने IMF टारगेट से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया है और सिर्फ दिसंबर के महीने में 1000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है और इस जुलाई से दिसंबर तक के 6 माह में 4468 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया गया है, जबकि IMF ने 6 माह के लिए 4425 अरब रुपए का टारगेट रखा था। जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक FBR ने अगले माह से नॉन फाइलर्स के यूटिलिटी और मोबाइल फोन कनेक्शंस मुनक़ता करने का फैसला किया है। मगर दिसंबर में महंगाई 29.7% की बुलंद सतह पर रिकॉर्ड की गई है। इस माली साल के 6 माह में जुलाई से दिसंबर तक महंगाई 28.8% रही है, जो गुज़िश्ता माली साल के 6 माह में 25% थी। यानी आवाम को मुसलसल दूसरे साल 25% से ऊपर महंगाई का सामना है, जिसकी वजह से स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद में फौरी कमी के इम्कानात पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मार्केट शरह सूद में कमी की तवक्को कर रही है और 6 माह का कायबोर यानी कराची इंटरबैंक ऑफर रेट 24.7% की बुलंद सतह से 21.5% की सतह तक आ गया, यानी 3% कम हुआ और मार्केट इस साल शरह सूद में भी बड़ी कमी की तवक्को कर रही है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद सुहेल साहब मौजूद। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप हमारे साथ मौजूद थे जब मार्केट बुरी तरह गिर रही थी और आप यही कह रहे थे कि लेवरेज बहुत बढ़ गया, 30% तक की शरह सूद हो गई। जब ये फैक्टर हटेगा तो मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने स्पेकुलेशन पे की वजह से मार्केट में इजाफा हुआ था। तो क्या ये उसी का रिस्पॉन्स है? क्योंकि पहला दिन और 2200 पॉइंट्स की तेजी, वो भी तारीख की दूसरी बड़ी तेजी, कोई ऐसी खबर भी नहीं थी आज के दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाज़ेब भाई। बिल्कुल रीज़न यही था कि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 2 इश्यूज थे जो मार्केट को नेगेटिव असरअंदाज कर रहे थे। एक तो लेवरेज पोजीशन बहुत बढ़ गई थी, रेट भी बढ़ गया था। दूसरी जानिब जो ईयर एंड होता है उस पर बहुत सारे जो इदारे हैं और लोग हैं वो चाहते हैं कि एक्सपोजर 31 दिसंबर पे ज़्यादा ना हो। तो वो लोग जिन्होंने फरोख्त किया था ईयर एंड क्लोजिंग की वजह से, वो भी खरीदार आ गए। लेवरेज पोजीशन में अच्छी बात ये हुई कि दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट स्मूथली रोल ओवर हो गया। ना सिर्फ रोल ओवर हो गया बल्कि आज जो जनवरी के जो सौदे हो रहे थे फ्यूचर में वो 24-25% हो रहे थे, जो 30% से कम है। तो ये रीज़न बना मार्केट के बेहतरी का। और इसके साथ साथ जो हुकूमत पाकिस्तान ने खबर आई है कि 200 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो रिलीज किए एनर्जी सेक्टर के लिए, IPPs के लिए, तो वो भी एक अच्छी खबर है कि जो बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके कैश फ्लो के प्रॉब्लम होते हैं वो शायद कुछ ईज हो। तो ये मेन रीजन था आज में मार्केट की रिकवरी का। अच्छा, मगर जो मुसलसल ये बात की जा रही है कि मार्केट रिकॉर्ड तोड़े, ऐसे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पाकिस्तान के है नहीं। जो इस वक्त पाकिस्तान के पास रिजर्व्स हैं उसमें पिछले हफ्ते इजाफा ज़रूर हुआ, मगर जाहिर है 3 माह की इंपोर्ट्स के लिए भी काफ़ी नहीं है। IMF का प्रोग्राम के हवाले से अनसर्टेनिटी है कि अगली हुकूमत आएगी तो क्या करेगी और अगली हुकूमत आएगी कैसे, इलेक्शन में क्या होगा, क्योंकि अगले माह इलेक्शन है। तो ये जो मुसलसल तनकीद हो रही है कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स सपोर्ट नहीं करते इतनी बड़ी रैली को जो देखी जा रही। नहीं, ये तनकीद एक आम आदमी करता है जिसको शायद स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है, क्योंकि पिछले 6 साल मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है और जो पी मल्टीपल होता है वो जो है 9 की जगह 3 का हो गया था। तो कभी कभार ये भी होता है कि आप बुरे हैं मगर बुराई में भी उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने पिछले 6 साल में बिकॉज ऑफ बैड परसेप्शन या ओवर रिएक्शन बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई थी, नंबर 1। नंबर 2, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन भी हुई है, चाहे कोई एग्री करे या ना करे। डिफॉल्ट का खतरा टला, इसकी वजह से यूरो बॉन्ड डबल हो गए हैं। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हुई तो GDP की जो ग्रोथ है आफ्टर मैनी क्वार्टर सितंबर में वो पॉजिटिव हुई है। और यही रीजन है कि जो बहुत सारे कॉन्फिडेंस जो मेजर करते हैं इन्वेस्टर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंट इदारे, उनके इंडिकेटर भी ये बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये अक्सर होता आ रहा है। अगर आपको याद हो
2009 में भी पाकिस्तान के माशी हालत बहुत बुरे थे, मगर चूंकि 2008 में मार्केट बहुत गिर गई थी तो 60% रिकवर कर गई थी। 2001-2 में जब 9/11 के बाद मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई थी तो उस वक्त भी हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे मुशर्रफ साहब के जमाने में, मगर 2002-3 में मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो मार्केट के डायनामिक्स थोड़े से कभी कभार इकोनॉमी से हटकर भी होते हैं। सब और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मार्केट इसको फैक्टर इन कर रही है कि इलेक्शन बहरहाल होने जा रहे हैं और एक नई हुकूमत उसके बाद आने जा रही है, या अनसर्टेनिटीज मौजूद हैं? देखिए, कुछ हद तक तो मार्केट ये इनकॉर्पोरेट कर रही है कि इलेक्शन स्मूथली हो जाएंगे, मगर अगर इलेक्शन वाकई स्मूथली हो जाते हैं और ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है तो मार्केट ने मजीद रिएक्ट भी करना है। मगर मेरे हिसाब से इलेक्शन के साथ साथ जो सबसे बड़ा पाकिस्तान की मईशत का जो फैसला होगा वो नई हुकूमत ने IMF के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट की सूरत में करना है। तो सबसे ज़्यादा अहमियत जो है इलेक्शन के साथ साथ इलेक्शन के बाद होने वाले IMF वायदे की भी है, और अगर वो नहीं हो पाता तो स्टॉक मार्केट के लिए, मईशत के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, और अगर वो हो जाता है तो ये एक बहुत अच्छी खबर होगी स्टॉक मार्केट के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी। अच्छा, और जो बैरूनी बाइंग है, ज़ाहिर है जब डॉलर इतना अनसर्टन हो, रुपए की कदर इतनी गिर रही हो तो डॉलर में रिटर्न देखता है फॉरेन इन्वेस्टर, उनका कॉन्फिडेंस कितना बहाल हो रहा है? क्योंकि रुपए ने जो मूवमेंट दिखाई है उसमें डॉलर में लोगों का रिटर्न बुरी तरह मुतासिर हुआ। देखिए, कुछ हद तक तो कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है। अगर आप पिछले 6 माह देखें शाहजेब भाई तो करेंसी स्टेबल रही है और स्टॉक मार्केट 50% बढ़ी है। तो 6 माह में तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को 50% रिटर्न मिल गया है, जो कोई भी मार्केट में ऐसा रिटर्न नहीं दिया। ब्लूमबर्ग के हिसाब से पाकिस्तान की मार्केट 6 माह में डॉलर के लिहाज से नंबर 1 है। मगर आप क्या कहना बिल्कुल बजा है कि ये अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हुई है कि क्या हमारा रुपया स्टेबल रह सकता है कि नहीं रह सकता। तो वो जो है आने वाला IMF के प्रोग्राम बताएगा। इसीलिए जो हमने फॉरेन बाइंग देखी है काफी सालों के बाद, वो आ तो रही है मगर बहुत कम है, इतनी नहीं है जितनी आनी चाहिए और जितनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। और उसका रीजन यही है कि अभी भी इकोनॉमी और करेंसी की अनसर्टेनिटी बाकी है। बहुत शुक्रिया, आपने सुनी आज के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।